साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। और हमने रेफरेंस लिया हुआ है डीडी कौशाम्बी का, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी चीज़ें लेके उसके आलोक में देखेंगे उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। और जो मगध का चरमोत्कर्ष होता है सम्राट अशोक के शासनकाल में, क्या दिखाया है उन्होंने, ये हमारी कोशिश है। और देखते हैं बिंदुसार का जो पुत्र था सम्राट अशोक, वो डीडी कौशाम्बी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो अपनी पुस्तक में जो दिया हुआ है 270 ईसा पूर्व में राजा बने, ऐसा कहा है। बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, जो मौर्य वंश के संस्थापक शासक होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और उनका जो पुत्र होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र होता है अशोक। अशोक के समय में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, वो देखा गया कि धम्म नीति यानी बुद्ध धम्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो अशोक शब्द पाली भाषा का है, और पाली भाषा में संस्कृत शब्द का ये जो प्रयोग है उसमें इस तरह की सा का प्रयोग होता है। ये जो देख रहे हैं अशोक इस तरह लिखा जाएगा, ये संस्कृत भाषा में है, और पाली भाषा में इस तरह ये लिखा गया है। तो ये अंतर है संस्कृत भाषा और पाली भाषा। पाली भाषा का ही जो संस्कारित रूप है वो संस्कृत भाषा है। तो डीडी कौशाम्बी ने यहाँ पर दोनों शब्दों को से परिचित करवाया है। हालांकि अन्य पुस्तकों में जैसे केसी श्रीवास्तव जी है तो इस तरह डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह से आइडेंटिफाई किया है अलग से कि संस्कृत में अशोक लिखते हैं और अशोक ये जो इस तरह की सा बनती है ये पाली भाषा का शब्द है। तो अशोक ने साम्राज्य संभाला 270 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 270 वर्ष पहले। अभी तक पढ़े गए प्राचीनतम भारतीय शिलालेख वही हैं जिन पर अशोक की राजाज्ञाएं खुदी हुई हैं। ऐसा बताते हैं कि अभी तक के जितने भी शिलालेख पढ़े गए हैं जिन पर अशोक की राजाज्ञाएं खुदी हुई हैं, उसके जीवन के संबंध में जो कुछ बिखरे हुए तथ्य अर्ध किंवदंती, किंवदंती का मतलब है कि काल्पनिक या कहानियों के रूप में प्राप्त हैं, वे इतिवृत्त की दृष्टि से बहुत संग्रहणीय नहीं है, यानी बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं है। यह माना जाता है कि अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने सौतेले भाइयों की हत्या की। ये सिंघली अनुश्रुतियों में बताया गया है। सिंघली अनुश्रुतियां का मतलब यहाँ अगर थोड़ा सा सरल करके समझा जाए तो सिंघली यानी सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता था, और अनुश्रुतियां वहां पर बुद्ध धम्म के बारे में जो सुना गया या जाना गया, तो उन्होंने एक अपनी लेखनी लिपियों से, अपनी लिपि से सिंघल में अनुश्रुतियों के माध्यम से यानी सुनकर जो चीजें लिखी वो सिंघली अनुश्रुतियां हैं। तो उसमें जो कहानियां बातें जो बताई गई वो बताते हैं कि सिंघली अनुश्रुतियां। तो सौतेले भाइयों का जो अनुश्रुतियां हैं वो बताते हैं कि इन्होंने अपने सौतेले भाइयों की हत्या की और अपने 36 वर्ष के शासनकाल में पहले 8 वर्ष तक निरंकुश क्रूरता के साथ राज्य किया। तो ये तो बात निश्चित है, और होता भी है कि जब भी कोई शासक या साम्राज्य राजा बनता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अपने राज्य को कैसे संभाले, कैसे शक्तिशाली बनाए, केंद्रीय सत्ता कैसे स्थापित करे, और सीमांत दूर तक फैले हुए अपने राज्य को कैसे वो सशक्त बनाए। तो ये सामना इन्होंने भी किया होगा। तो इन्होंने देखा कि वर्ष के शासन काल में, यानी कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में लगभग 8 वर्ष तक निरंकुश क्रूरता के साथ शासन किया, ऐसा डीडी कौशाम्बी जी अपनी पुस्तक में बताते हैं। उसका स्थान पटना के निकट शताब्दियों बाद भी
आगंतुकों को दिखाया जाता है। यह पार्थिव नरक का मतलब समझ रहे हैं, ये जो ध्वंसावशेष की बात कर रहे हैं, वास्तव में मगध के बंदी गृहों के सामान्य कठोर जीवन की ओर इंगित करता है, जहां असंदिग्ध अनडाउटेडली अपराधी के उद्दंड अथवा विशेष हठी होने पर कठोर परिश्रम के साथ यंत्रण का भी उपयोग होता था। यानी जो प्रारंभिक शासन था सम्राट अशोक का, वो सामान्यतः वैसे ही था जैसे कि एक राजा दंडाधिकारी होता है और उस कारागार होता है और गलती करने वाले को सजा देता है। तो इस प्रकार बताते हैं डी.डी. कौशाम्बी जी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में। यंत्रणा का उपयोग सामंती युग में प्रारंभ होता है। में बंद हो गया था। बताते हैं कि सामंती युग जो बाद का प्रवर्ती शासन काल था उसमें बंद हो गया था, पर बाद में फिर होने लगा। ये दोनों चीजें बताते हैं कि पहले था, फिर नहीं था, फिर शुरू हो गया। ये चीजें, ये विभिन्न विवरणों में तो इस दो अशोकों के बीच कुछ भ्रम भी प्रकट होता है। कौशाम्बी जी कहते हैं, एक अशोक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भी मगध का राजा था, जिसका सिक्कों पर निशान प्राप्त 200 वर्ष बाद के महान अशोक के सिक्कों पर निशानों जैसा ही है। दूसरे अशोक के समय और उसके बाद भी दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, इसलिए शिशुनाग राजा को स्वभावतः कालाशोक अथवा प्राचीन अशोक कहा जाता था। देखिए यहाँ पर जो डी.डी. कौशाम्बी जी बात कर रहे हैं वो शिशुनाग वंश के, जिसको कालाशोक या पुराणों में काकवर्ण कहा गया है, उसके बारे में संदेह प्रकट कर रहे हैं कि दो अशोक की बात की गई है। एक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जो हर्यक वंश का शासन के बाद शिशुनाग वंश आता है, उसमें कालाशोक का वर्णन मिलता है, इसलिए शिशुनाग राजा को स्वभावतः कालाशोक अथवा प्राचीन अशोक कहा जाता था। मौर्य अशोक अपने को प्रियदर्शी देवानाम प्रिय कहता था। ये मिलता है, अशोक अपने शिलालेखों में ऐसा लिखवाया है। तो दैवी अधिकार से राजत्व का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ दूसरी उपाधि आमतौर पर राजाओं के लिए थी, पर इसमें दैवी अधिकार से राजत्व का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस शब्द का व्यवहार निर्बोध या बुद्धू के अर्थ में होता है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब कैसे ये बुद्धू होता है, क्या होता है, ये अलग बात है। राजाज्ञों का कृतित्व मास्की यानी मैसूर राज्य और गुर्जरा में उसी शैली के अन्य शिलालेखों के उपलब्ध होने पर निश्चित हो गया, जिनमें प्रियदर्शी को अशोक नाम लेकर ही एक व्यक्ति बताया गया है। बौद्ध, देखिए बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनसे सम्राट अशोक के बारे में बहुत जानकारी मिलती है और सटीक जानकारी मिलती है। उस समय तक बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, तो निश्चित रूप से स्वतंत्र लेखनी भी रही होगी इनकी। तो संस्कृत, पाली और चीनी, ये 3 भाषाएं जो हैं सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी देते हैं। अभिलेखों में यह नाम इसलिए अनुश्रुत होने पर भी अमर हो गया है क्योंकि सम्राट ने बौद्ध धर्म धारण किया और संघ को उदारता से संघ, जो ये बुद्ध संघ था, उसको उदारता पूर्वक दान दिया और एक तरह से बहुत बड़ा सहयोग किया। इस महान सम्राट के सिक्के कुछ समय पूर्व ही अलग पहचाने जा सके, क्योंकि उन पर कोई नाम अथवा विरुद्ध नहीं, अन्य आज सिक्कों की भांति ही केवल प्रतीक हैं। तो इस पेज में जो दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र मिले हुए हैं, तो इसमें कहीं न कहीं आज सिक्कों की बात की भांति ही केवल प्रतीक हैं, ऐसा नहीं है।
सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद विनाशकारी कलिंग युद्ध करता है। कलिंग की जब बात होती है तो सम्राट अशोक निसंदेह, या सम्राट अशोक की जब बात होती है तो कलिंग का विवरण जरूर आ जाता है। और कलिंग एक ऐसी घटना है कलिंग युद्ध की, जिससे सम्राट अशोक का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है राजा होने के विषय में। और एक जो साम्राज्यवादी शासक की स्थिति थी उससे निकलकर धम्म नीति का पालन करते हैं। और जो बुद्ध धम्म था, एक नैसर्गिक धम्म था, एक कुदरत का कानून था, बुद्ध ने जो अपनी देशनाओं में दिया, उस धम्म को अपनाकर सम्राट अशोक ने एक उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद विनाशकारी कलिंग अभियान समाप्त होने के पर स्वयं अशोक आकस्मिक भाव परिवर्तन का जिक्र करता है। उस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति लड़ाई में मारे गए, इससे कई गुना युद्ध जनित कारणों से मरे। यानी युद्ध जनित कारण कई होते हैं, कहीं पीड़ित लोगों के लोग आहत होते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। तो इन सब के परिणाम स्वरूप जो युद्ध होता है, युद्ध लड़ाइयाँ होती हैं, उसे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है, सेना जो लड़ती है वो मारी जाती है, लेकिन उसके जो संरक्षण में पल रहे घर परिवार के लोग होते हैं वो भी उस चपेट में आते हैं और नष्ट होते हैं। तो इसके आगे हम कुछ चीजें लेंगे जो केसी श्रीवास्तव जी ने विस्तृत रूप से बात की है सम्राट अशोक के बारे में, और वहां से कुछ उदाहरण लेते हैं। तब मालूम होता है कि हम जो सम्राट अशोक को, आइए हम इस पुस्तक को दिखाते हैं आपको, केसी श्रीवास्तव जी, प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे पूरा जो है प्राचीन भारत एक बुक में समेटने का प्रयास किया है। तो इसकी कुछ चीजें हम देखेंगे और उनका संदर्भ लेंगे, जिसमें सम्राट अशोक के बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जीवन जो है इसमें दिया गया है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग पुत्र, सुयोग तो कहा ही जाएगा सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक का जो नाम होता है प्रियदर्शी, दर्शी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और पाली भाषा में प्रियदर्शी नाम दिया जाएगा। तो पाली का जब हम उदाहरण लेंगे तो प्रियदर्शी कहा जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य का शासक बना, और अशोक विश्व इतिहास के उन महानतम सम्राटों में से एक है जो सर्वोपरि स्थान रखता है, श्रेष्ठ स्थान है उसका, जिसने अपने युग की छाप छोड़ी है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो यद्यपि अशोक के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए, तथापि हमें उसके प्रारंभिक जीवन के लिए मुख्यतः बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यावदान तथा सिंघली अनुश्रुतियों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने सिंघली अनुश्रुतियों का जो विवरण दिया है, पीछे हम बता चुके हैं कि सिंघली अनुश्रुतियां, सिंघल द्वीप, जो श्रीलंका को सिंघल द्वीप उस समय कहा जाता था, तो सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र क्या नाम था, और पुत्री, हाँ पुत्र महेंद्र,
और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, और भी जगह भेजा होगा। तो वहां पर चूंकि उस समय तक लिपि का प्रचलन हो चुका था, लेकिन बहुत सारी चीजें सुनकर प्रसारित की जा रही थी। पाली भाषा यहाँ की भाषा थी, तो यहाँ की जो बातें थी वहां पर श्रीलंका में सुनाए गए, और उन्होंने जो सुनकर लिखा, इसीलिए कहा जाए सिंहली अनुश्रुति, यानी सुनने के बाद जो उन्होंने लिखा, तो उसके बारे में वहां पर चीजें समझ में आई, और वहां से उनको सिंहली अनुश्रुतियों से बाद में जब इतिहास लेखन की परंपरा चली, तो वहां की अनुश्रुतियों का भी सहारा लिया गया। और सिंहली अनुश्रुतियां ये बताती हैं कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया, परंतु उत्तराधिकार के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से नहीं होता है। देखिए, अनुश्रुतियां हैं तो कुछ चीजों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी रही होगी, या हो सकता है कि किंवदंती रही हो, क्योंकि सुनने में, बोलने में, बातों के आदान प्रदान में चीजें जब एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इससे 99 भाइयों के हत्यारा होने की सिंहली अनुश्रुतियां दावा तो करती हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया, ऐसा जैसे मालूम होता है। और ऐसा पता चलता है कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी, जो अवंती राज्य था, उज्जैनी का राजकुमार था, उपराजा था, वायसराय था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। और फिर आते हैं हम सिंहली अनुश्रुतियों का ही उदाहरण देते हुए, केसी श्रीवास्तव जी कहते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उत्तराधिकार का इस युद्ध का समर्थन प्रमाण सूत्र नहीं होता है, बताते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों में दी गई कथाएं प्रमाणिक नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है। अशोक के अभिलेखों के साक्ष्य से उनमें से अधिकांश का खंडन होता है। अशोक स्वयं जो शिलालेख लिखाते हैं, वो उन सब चीजों का जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं उनका खंडन करते हैं, और जो 99 भाइयों की हत्या की बात है वो सिरे से खारिज कर देते हैं। वो अपने पांचवें जो सम्राट अशोक है, पांचवें अपने शिलालेख में, अभिलेख में लिखते हैं कि उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। तो ये प्रमाणित होती है कि वो इस चीज को नकार रहे हैं कि 99 भाइयों की हत्या करके, ऐसी बात जो सिंहली अनुश्रुति में चली। अभिलेखी साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष उसके अनेक भाई तथा बहन जीवित थे, जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में निवास करते थे। सम्राट अशोक राजा थे, तो उनके जो वंशज थे, भाई बहन थे, वो उनके 13वें वर्ष के जो शिलालेख मिला है सम्राट अशोक का, बहुत सारे शिलालेख मिले हैं सम्राट अशोक के, और पाली और प्राकृत भाषा में मिले हैं। संस्कृत भाषा का तो इस समय प्रचार प्रचलन ही नहीं था, संस्कारित भाषा का आविष्कार इस समय नहीं हुआ था। पाली को संस्कारित करके, बदल करके, उसमें सारी चीजें जोड़ करके, अब पाली को, जो पाली और प्राकृत भाषा में से संस्कृत भाषा को कैसे बनाया गया। पाली की जो भाषा थी उसमें 8 स्वर होते थे, और जो संस्कृत भाषा है उसमें 12 खड़ी होते हैं, 12 स्वर होते हैं, मात्राएं होते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पाली भाषा है उसमें जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन की परंपरा पाली भाषा में नहीं थी। जैसे जो सीटी वाली साबंती है वो पाली भाषा का शब्द या लिपि नहीं है। संयुक्त व्यंजन जितने भी आते हैं वो संस्कृत भाषा के बाद में उच्चारण होते हैं, श्री, री, और खटकोण वाली शा, और ये सीटी वाली सा, इस तरह की चीजों का बाद में संस्कारित किया गया, तब संस्कृत भाषा बनी। तो वो ग्रंथ प्रवर्ती है बाद के। तो उन यहाँ पर हम पुनः बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध होने के पूर्व के जीवन को हिंसा, अत्याचार तथा निर्दयता से युक्त बताते हैं, और उसे चंड अशोक कहते हैं। हाँ, ये बात तो बौद्ध ग्रंथों में जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि सम्राट अशोक ने खुद ये बात कहा कि कलिंग युद्ध के बाद मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। और कलिंग विजय, जो कलिंग की बात करें तो कलिंग उड़ीसा में है, आज का जो पूर्वी क्षेत्र है,
पूर्वी भारत। तो इस तरह जब उड़ीसा को विजित किया, कलिंग विजय के 2 कारण रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि या तो बहुत महत्वपूर्ण या शक्तिशाली साम्राज्य रहा होगा कलिंग का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसको मिला लिया गया था, लेकिन किसी कारण से बिंदुसार के समय में वो छूट गया होगा, जैसा कि बाद में देखने को मिलता है। एक दूसरी बात ये कि व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। कुछ चीज तो विशेषता रही होगी कलिंग विजय के लिए, जिसमें सम्राट अशोक ने इतना ज्यादा महत्व दिया, तो कोई तो वजह रही होगी। तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं तो कलिंग विजय में जो नरसंहार हुआ था उसके कारण अगर बौद्ध साहित्य में ऐसा मिलता है तो इसमें कोई अतिरंजना नहीं है, गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रमाणित होती है। परंतु ऐसे विवरणों की सत्यता संदेहास्पद है, ये बिल्कुल कतई संदेहास्पद नहीं है। इसमें संभव है बौद्ध लेखकों ने अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अशोक के प्रारंभिक जीवन के विषय में ऐसी अनर्गल बातें गढ़ी हों। ये बात तो निष्पक्ष रूप से है और असंदिग्ध है कि सम्राट अशोक पहले से ही न बुद्धिस्ट थे न बौद्ध थे। उनका वैचारिक परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तित हुआ था घटनाओं से, तब जाके वो बुद्ध बने थे। दिव्यावधान एक बौद्ध धम्म का जो साहित्य है, दिव्यावधान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। कुछ विद्वान उसे सेल्यूकस की कन्या से उत्पन्न बताते हैं, परंतु इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं फिर सिंहली परंपराएं क्या कहती हैं। उनसे पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह कर लिया। यहाँ सिंहली अनुसूतियों में वैवाहिक संबंध होने की बात सम्राट अशोक की कही गई है कि वो विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ रहा है इस समय, तो उज्जैनी जाते हुए विदिशा में वो रुका और वहां उसने एक श्रेष्ठी एक वर्ग था, वही वर्ग में से एक था श्रेष्ठी वर्ग, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज ने 7 कामकाजी वर्गों की जो चर्चा की है, लोगों की समाज की चर्चा की है। यहाँ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार या वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी वो इस समय अभी प्रचलित नहीं हुई थी, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था। यहाँ सीधे सीधे समाज जो पूरा वर्गीकृत था वो 7 वर्गों में विभाजित था। श्रेष्ठी भी एक वर्ग था उसमें, और कामकाजी वर्ग थे। ये लोग अपनी कलाओं के हिसाब से अपने वर्ग में काम करते थे, और ये कोई प्रतिबद्धता ऐसी नहीं थी, न कोई जाति भेद जैसी चीजें थी, ये अभी तक नहीं विकसित हो पाई थी। तो उस विवाह के लिए महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिस महादेवी मिलता है। ये जो श्रेष्ठी की पुत्री देवी जिससे विवाह सम्राट अशोक करते हैं उसको बोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें वेदिस महादेवी मिलता है। उसे शाक्य जाति का बताया गया है, शाक्य कुल की ये कन्या बताई गई है महाबोधि वंश में। तो उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ है। यानी कि यहाँ इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि जो सम्राट अशोक के जो वंशज थे, बाद के परवर्ती वंशज थे, उत्तराधिकारी थे, कहीं न कहीं वो शाक्य कुल से रक्तों का सम्मिश्रण था। तो क्योंकि उनकी जो पत्नी वेदिस महादेवी था, वो महाबोधि वंश ग्रंथ बौद्ध साहित्य बताता है कि वो शाक्यों की पुत्री थी। दिव्यावधान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्य रचिता मिलता है। दूसरी ओर एक ग्रंथ दिव्यावधान है, उसमें एक और पत्नी का नाम मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुआकी का ही नाम मिलता है। तीवर की माता थी, तीवर भी उसका एक लड़का था, उसकी माता करुआकी, उसके शिलालेख में यानी सम्राट अशोक के शिलालेख में केवल एक ही पत्नी उसका करुआकी नाम मिलता है। सिंहली परंपरा में उन्हें सुमंत तथा तिस्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसके और भी भाई बहन रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन
राजकुमारों के जो पारस्परिक संबंध में सौहार्दपूर्ण नहीं थे। कुछ कथाओं के अनुसार बिंदुसार स्वयं अशोक को राजा न बनाकर सुसीम यानी इसका जो भाई था सुसीम को राजा बनाना चाहते थे। तो सुसीम से राजगद्दी हथियाई होगी ऐसा मालूम होता है। तो आते हैं बौद्ध परंपराओं में। बौद्ध परंपराएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के बाद अमात्यों की सहायता से राजगद्दी हथिया लिया और उत्तराधिकारी के युद्ध में उन्हें सभी राजकुमारों को हत्या कर दी। ये बौद्ध मत कहते हैं, लेकिन ये पूर्व के बौद्ध ग्रंथ हैं। उत्तरी बौद्ध परंपराओं में ये युद्ध केवल अशोक तथा उसके बड़े भाई सुसीम के बीच बताया गया है। संभव है, किंतु दक्षिणी बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने, दक्षिणी बौद्ध वही जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं उनमें ये बताया जा चुका है। तो प्रथम विवरण ही तर्क संगत प्रतीत होता है। राजगद्दी प्राप्त होने के पश्चात अशोक अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लगा। यानी सम्राट अशोक का जो राजा होता है, सम्राट अशोक जो राजा बनते हैं वो 273 ईसा पूर्व में सम्राट बन जाते हैं, लेकिन इनको अपने आप को स्थापित करने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। और फिर इनका इसी कारण से जो राज्यारोहण होता है, राज्याभिषेक होता है, वो इनके राजा बनने के, सम्राट बनने के 4 वर्ष बाद होता है और विधिवत राज्याभिषेक होता है। अभिलेखों में अभिषेक के काल से ही इनके राज्य की गणना होती है। तो जो अभिलेख इनके मिलते हैं वो उसी समय से, इनके राज्याभिषेक के समय को ही, जो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, उसी समय से इनको राजा बनने की बात करते हैं। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पिय दशी, ये पाली भाषा का शब्द है, देवनाम पिय दशी यानी देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय यानी एक तो देवताओं का प्रिय, दूसरा देखने में सुंदर, ऐसा अर्थ बताया गया है। राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। इन उपाधियों से उसकी महत्ता सूचित होती है। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में या लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों बात की रचनाएं हैं, पुराण तो उसमें वर्धन भी जोड़ दिया गया होगा। कलिंग का युद्ध तथा उसके परिणाम। सम्राट अशोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है, हम विवादास्पद चीजें हैं और विवाद वाले जो मतांतर हैं उनको ना लेकर केवल हम बात करेंगे। डिक्लेरेशन जो होता है और संशोधित और संकलित, निष्पक्ष और डिसाइडेड चीजें जो होती हैं, कई मतों से निकल कर जो आती हैं, उस बात पर करेंगे। मानना ऐसा तर्क संगत लगता है कि बिंदुसार के शासनकाल में किसी समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया और अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए यह असहाय था। इतिहासकार रोमिला थापर कहते हैं, उनका विचार है कि कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर भी थी। तो कहीं न कहीं रोमिला थापर जी की यह बात एकदम सटीक मालूम होती है। इसलिए अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व, ईसा से 261 वर्ष पहले उसने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। कलिंग का प्राचीन राज्य, अब कलिंग कहाँ है? आज का जो उड़ीसा है और उड़ीसा का जो दक्षिणी भाग है वहां पर है कलिंग। तो कलिंग विजय होने के बाद या कलिंग को जीत लेने के बाद सम्राट अशोक की जो सीमाएं थी, सम्राट अशोक का जो राज्य था वो पूरब में बंगाल की खाड़ी तक जाके फैला। और इस कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के परिणामों के बारे में, कलिंग युद्ध के बाद क्या स्थिति बनी, ये सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में
विधिवत विवरण मिलता है इसका। बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इससे पता चलता है कि ये बहुत रक्त रंजित था। सम्राट अशोक की एक कलिंग विजय के बाद की एक घटना हम शेयर करते हैं कि सम्राट अशोक इतना कॉन्फिडेंस से लबरेज था और इतना खुश था कलिंग विजय के बाद कि जब वो लौटा तो उसका मन कहाँ से परिवर्तित हुआ, इस विषय में एक दृष्टांत है कि दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे और सम्राट अशोक उसी रास्ते से आ रहे थे, तलवारों से रक्त रंजित, भयंकर। तो जब बौद्ध भिक्षु अपने मस्त अपनी धुन में जा रहे थे तो सम्राट अशोक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा सम्राट और मैंने कलिंग विजय कर ली और ये मेरी ओर इन्होंने देखा तक नहीं। तो उसको ये बात थोड़ा विचित्र लगती है और उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलता है और कहता है कि मुझे नहीं जानते। तो वो इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ और कहते हैं कि हाँ जानता हूँ, एक तुम योद्धा हो, सैनिक हो और कहीं से मार काट करके आए हो, लड़ाई करके आए हो। तो उसको ये चीज थोड़ा सा परिवर्तित कर देती है, मन विचलित करती है और इसके बाद वो कहीं न कहीं धम्म की तरफ उन्मुख हो जाता है। तो ये घटना भी उसमें समझने का एक उदाहरण है कि बौद्ध धर्म की ओर कैसे अभिमुख होता है। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने बंदियों संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा। अब देखिए, जो ब्राह्मण और श्रमणों की बात कही गई है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ब्राह्मण और श्रमण, बुद्ध और बुद्ध के समय में ब्राह्मण श्रमण थे। पाली भाषा का शब्द है ब्राह्मण और श्रमण। तो ये संस्कृत भाषा का ब्राह्मण से अलग है, ये उसको समझने की गलती कतई न करें। अभी तक जो ब्राह्मण शब्द था उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, संस्कारित भाषा या संस्कृत भाषा का प्रचलन ही नहीं हुआ था। इतिहास लेखन बाद में हुआ, तब संस्कृत भाषा अपने सभा पर आ चुकी थी, परिष्कृत हो चुकी थी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। तो वो चीजें प्रचलन में आई तो बाद में इसको संस्कृत से ब्राह्मण मान लिया गया। और ब्राह्मण, जहां ब्राह्मण श्रमण की बात आती है तो ब्राह्मण और श्रमण की बात समझी जाती है और ब्राह्मण वही आज का जो हिंदू धर्म के रूप में स्थापित ब्राह्मण धर्म की बात हो जाती है, वहां पर आ जाती। तो वो ब्राह्मण अलग चीज थी। बुद्ध काल में भी ब्राह्मण और श्रमण कल्चर था और ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो भविष्य वाणी करता था, भविष्य की बातें बताता था। भविष्य का मतलब वो कोई नक्षत्र ग्रह नहीं देखता था, वो अपने अनुमान से, अपने ज्ञात ज्ञान के सहारे से चीजें बताता था और ऐसा एक बुद्धिजीवी वर्ग था, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। और श्रमण, ये दोनों अलग अलग वर्ग थे। श्रमण जो मेहनत कश लोग थे, तो ब्राह्मण श्रमण दोनों का संयोग था। ये अलग से ब्राह्मण, जो ब्राह्मण श्रमणों गृहस्थियों ये बात कही गई है, तो वो ब्राह्मण आज का जो ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण वेद वो नहीं है, ये अलग चीज है। इसको अलग से समझने की कोशिश करें और स्पष्ट अंतर भी करें। ब्राह्मण श्रमण ब्राह्मी लिपि है, धम्मा लिपि जिसको सम्राट अशोक ने कहा है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मण ये दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इस प्रकार अत्यंत स्वतंत्र राज्य की स्वाधीनता का अंत हुआ। कलिंग मगध साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया और जब बना लिया गया तो इसके दो राजधानियां बनाई गई। उत्तरी जो कलिंग का था, जो उत्तरी राजधानी तोसल और दक्षिणी राजधानी जौगढ़ है।
ये 2 राजधानियां उसको डिवाइड की गई शासन करने की दृष्टि से। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद उसको उत्तरी जो कलिंग था उसकी राजधानी तोसली को बनाया और जो दक्षिणी कलिंग था उसकी राजधानी जौगढ़ को बनाया। कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की। मौर्य साम्राज्य की सीमा पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यह कलिंग युद्ध का तत्कालीन लाभ था। तो सम्राट अशोक की ये बहुत बड़ी विजय थी और इसके बाद सम्राट अशोक करते क्या है, शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का काम करने लगते हैं। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग प्रारंभ करते हैं सम्राट अशोक। ये बहुत बड़ी घटना होती है और ये भारत और विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ा उदाहरण होता है कि उस बौद्ध धम्म को या कुदरत के धम्म को या बुद्ध धम्म को समझना बहुत गहराई से समझना चाहिए कि बुद्ध धम्म केवल ये नहीं है कि हम बुद्ध का अनुसरण करें, बुद्ध की बातों को जान लें, बल्कि बुद्ध धम्म का मतलब ये है कि हम एक कुदरत के कानून को जानने की कोशिश करें और वो कुदरत का कानून ऐसा कि जो गुणवाचक चीजें थी वो बुद्ध धर्म में बताई गई हैं। जैसे स्वाभाविक धर्म होता है पानी का, आग का, वही कुदरत का जो धर्म था वही धम्म था, बुद्ध धम्म था। कि बुद्ध ने कई बार कहा भी है कि यदि आप खुद क्रोधित होंगे, दूसरों पर क्रोध करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पहले क्रोधित होंगे। आप अपने आप को जैसे दूसरों को जलाने की कोशिश करेंगे तो आप पहले खुद आग लेंगे या जलाएंगे, तब दूसरों को जला पाएंगे। तो इस तरह की बात जो बुद्ध ने बताई है वो अपनी देशना में, तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो चीज आप दूसरों को देंगे वही चीजें आपको मिलेंगी। संसार बाहर जो है वो हमारे अंदर है। बाहर की चीजें उद्दीपक या उत्तेजना का काम करती हैं, एक्साइटमेंट का काम करती हैं, लेकिन एक्साइटमेंट जो होता है, जो उद्दीपन होता है, जो भावनाएं जागृत होती हैं वो हमारे अंदर होता है। तो हमारे अंदर की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से प्रभावित होके, इंटरेक्ट होके, अंतरक्रिया करके सामने आती हैं। तो अगर हम अपने अंदर संतुलन बनाए रखते हैं तो बाहर का जो प्रभाव है वो कम होता है, वो या नगण्य होता है या कंट्रोल करने में हम समर्थ होते हैं। यही समण परंपरा थी और ब्राह्मण इस बात को प्रसारित करते थे। तो वो ब्राह्मण समण ये कल्चर था। इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया एवं करुणा से उद्वेलित हो गया। तब उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए टाल दिया। तो ये बातें हुई। अब उन्होंने किया कि अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को, यानी सम्राट अशोक के समय जो भी उसके उपलब्ध साधन थे उसने जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित किया। तो ये तो सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित बातें थी और अशोक के बौद्ध होने की और भी जो चीजें हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो बड़ा ना हो इस वजह से मैं इसको यहीं पर ब्रेक करता हूं। और सम्राट अशोक की जो धम्म के बारे में है और धम्म होने के, धम्म को मानने के या ग्रहण करने के पीछे के जो चीजें और भी हैं, अनछुए पहलू हैं, उन पर आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो साथियों धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।